नमस्कार, सिटी विजन समाचार में आपका स्वागत है। दिल्ली शराब घोटाले में नया मोड़ आ गया है। पिछले कुछ दिनों से कई लोगों से पूछताछ कर रहे सीबीआई अधिकारियों ने हाल ही में हैदराबाद के कारोबारी बोयिनपल्ली अभिषेक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। सीबीआई अधिकारियों ने खुलासा किया है कि अभिषेक बोयिनपल्ली को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे अदालत में पेश किया गया है। उन्होंने कहा है कि कुछ शराब कारोबारियों की पैरवी कर रहे अभिषेक बोयिनपल्ली को रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पता चला है कि वह कुछ अहम सवालों का जवाब दिए बिना फरार हो गया। रात में उसे हिरासत में ले लिया गया, जबकि अभिषेक रॉबिन डिस्ट्रीब्यूशन एलएलपी के निदेशकों में से एक है। इस कंपनी की स्थापना इसी साल 12 जुलाई को हुई। अभिषेक को दिल्ली स्थित जीएनसीडीटी आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोप पर चल रही जांच में गिरफ्तार किया गया। हैदराबाद एक और विश्व स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की द्वितीय विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस नोवाटेल में आयोजित की जा रही है। कल शहर आ रहे प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस 5 दिवसीय सम्मेलन में 120 देशों के लगभग 2000 प्रतिनिधि भाग लेंगे। सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र और केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। भूस्थानिक जानकारी के सहारे दुनिया एक गांव है। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन इस नारे के साथ किया जा रहा है कि कोई भी पिछड़ा ना रहे। पहला सम्मेलन वर्ष 2018 में चीन में आयोजित किया गया था। दूसरा सम्मेलन हैदराबाद में आयोजित किया जा रहा है। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। वह पिछले कुछ समय से बीमारी से जूझ रहे थे। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। मुलायम के निधन पर राजनेताओं और फिल्मी हस्तियों ने दुख जताया है। सीएम केसीआर ने मुलायम सिंह के निधन पर गहरा दुख जताया व परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सीएम केसीआर कल मुलायम सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होने यूपी के इटावा जिले जा रहे हैं। मुलायम के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देंगे। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि हैदराबाद में एक बार फिर मूसलाधार बारिश हो सकती है। रविवार को कुछ राहत देने के बाद सभी को लगा कि बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अभी 2 दिन और बारिश होगी। शहर में आज भी बारिश हुई। अंबरपेट, पंजागुट्टा, खैरताबाद, लकड़ी का पुल, नामपल्ली, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, कुक्कड़पल्ली, यूसुफगुड़ा, एलबी नगर, दिलसुख नगर, मलकपेट, उप्पल, बोडुप्पल, बेगमपेट, सिकंदराबाद, अलवाल कई जगहों पर भारी बारिश हुई। अक्टूबर का महीना हैदराबाद के लोगों को डराता है। हैदराबाद पिछले कुछ सालों से अक्टूबर के महीने में बाढ़ से जूझ रहा है। 1 घंटे के भीतर इलाकों में बारिश से सड़कें व निचले क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं। सभी सड़कें नहरों की तरह दिखाई देती है। शहर में हाल ही में 5 से 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की बारिश आम हो गई है। ग्रेटर में मौजूदा नाले केवल तभी पर्याप्त है जब प्रति घंटे 3 सेंटीमीटर बारिश होती है। शनिवार को शाम से देर रात तक कुछ इलाकों में 10 से 16 सेंटीमीटर बारिश हुई। आमतौर पर अक्टूबर में औसत वर्षा केवल 97 मिलीमीटर होती है। कई वर्षों से अच्छी बारिश हो रही है। वर्ष 2013 में 239 मिलीमीटर वर्षा, 2017 में 171 मिलीमीटर और 2019 में 132 मिलीमीटर बारिश हुई थी। अक्टूबर 2020 में शहर के बाहरी इलाके में 32 सेंटीमीटर बारिश होने से कॉलोनियों में पानी भर गया था। पिछले 2 दशकों में बनी अधिकांश कॉलोनियों में नालों की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। इससे बाढ़ का पानी तालाबों की ओर जाता है या कॉलोनियों में जलमग्न जमा हो जाता है। जैसे ही तालाबों का जमीन पर अवैध कब्जा हो जाता है, वैसे ही उस पर मकान भी बन जाते हैं।
तालाब भरते ही नालों की व्यवस्था की जाती है ताकि पानी नीचे चला जाए। इस दौरान पानी बाहर निकलने की स्थिति नहीं होती है। इसके अलावा चूंकि जमीन कंक्रीट से ढकी हुई है, इसीलिए सड़कों पर गिरने वाली हर बूंद जमीन में नहीं सोख पाती है। ग्रेटर में आरटीसी सिटी बसों की कमी है। पर्याप्त बसें नहीं होने के कारण लाखों यात्री निजी बसों या वाहनों का सहारा ले रहे हैं। अगर वर्ष 2019 में 3,800 सिटी बसें हैं तो वर्तमान में केवल 2,800 बसें ही 20 लाख लोगों को सेवा प्रदान कर रही है। अनुमान है कि बसों की संख्या में कमी के कारण 3 वर्षों में लगभग 12 लाख यात्री आरटीसी से दूर हो गए हैं। कोविड से पहले 1000 क्षतिग्रस्त बसों को आरटीसी से हटाया गया। वर्तमान में ग्रेटर में लगभग 20 लाख की आबादी के लिए केवल 2,800 बसें हैं। यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आरटीसी को 7,000 बसें चलानी चाहिए। 8 साल में ग्रेटर में नई बसें नहीं जोड़ी गई, लेकिन पुरानी बसों को रंग कर सड़कों पर उतारा जा रहा है। ग्रेटर जोन में 28 डिपो है। मजदूर संघ इस बात से नाराज है कि आरटीसी उन बसों की संख्या कम करने की कोशिश कर रही है जिन्हें कई डिपो में मरम्मत किया जाना है। आरटीसी के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि अगर ग्रेटर इंडिया में चरणबद्ध तरीके से 3,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाती है तो नुकसान बहुत कम हो जाएगा और आय में वृद्धि होगी। ग्रेटर हैदराबाद में बंदरों की कमी नहीं है। आईटी कॉरिडोर सिकंदराबाद और कुक्कड़पल्ली जोन में बंदरों की संख्या बढ़ रही है। नागरिक चिंतित है कि उन पर समूहों में हमला किया जा रहा है। पद्माराव नगर, बोइनगुड़ा, बंसीलाल पेट, सिकंदराबाद जोन में तारनाका, चिंतल बस्ती, आनंद नगर, मेहंदीपट्टनम, खैरताबाद जोन में गोशामहल, शेरलिंगम पल्ली जोन में माधापुर, गच्चीबौली, आईटी कॉरिडोर, मस्जिद बंडा, HCU लिंगमपल्ली, कुक्कड़पल्ली जोन में KPHB मूसापेट, भरत नगर समेत अन्य इलाकों से GHMC में शिकायत की जा रही है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि केंद्रीय कार्यालय को इसकी कोई परवाह नहीं है। TSPSC ने तेलंगाना की पहली ग्रुप 1 प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन में बदलाव किया है। परीक्षा समय से 15 मिनट पहले परीक्षा केंद्र का गेट बंद कर दिया जाएगा और इसके बाद किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आयोग अधिक से अधिक श्रृंखलाओं के साथ प्रश्न पत्र तैयार कर रहा है। इसी महीने की 16 तारीख को होने वाली ग्रुप 1 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए पूरे राज्य में तैयारियां की जा रही है। 503 पदों के लिए कुल 3,80,202 उम्मीदवार परीक्षा लिखने जा रहे हैं। आयोग ने रविवार से परीक्षा के लिए हॉल टिकट उपलब्ध करा दिए हैं। यह स्पष्ट किया गया है कि परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में जूते नहीं बल्कि सैंडल डालकर आए। कहा गया है कि मेहंदी, स्याही, टैटू आदि से हाथ पैरों पर अलंकरण लेकर न आए। उन्होंने चेतावनी दी है कि झूठे प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित होना या एक दूसरे के नाम पर आने पर आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे और आयोग की परीक्षाओं से वंचित किया जाएगा। यदि OMR शीट में व्हाइटनर, चौक, पाउडर, ब्लेड या रबर का उपयोग किया जाता है तो दस्तावेज को अयोग्य माना जाएगा और मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को परीक्षा समय के अंत तक बाहर जाने की अनुमति नहीं है। अधिकारियों ने कहा है कि वेबसाइट पर शामिल होने के 1 घंटे के भीतर 50,000 से अधिक लोगों ने हॉल टिकट डाउनलोड कर लिए हैं। चैंपियनशिप का आयोजन आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना, स्केट एम्बियंस मॉल, दिल्ली NCR द्वारा किया गया। इस चैंपियनशिप में रिद्धि कावड़िया जैन को कांस्य पदक प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम में जगराज सिंह सहानी, जनरल सेक्रेटरी आइस स्केटिंग सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, तेलंगाना आइस स्केटिंग के जनरल सेक्रेटरी MA कादिर, कोच मोहम्मद नसरुद्दीन, एम्बियंस मॉल आइस स्केट्स दिल्ली के हेड ट्रेनर रवि, साथ में नवीन कावड़िया, शिखा कावड़िया, पार्श्व कावड़िया एवं अन्य शामिल थे। Hi everyone, I am Riddhi Jain. My father's name is Naveen Kavadiya Jain and my mother's name is Shikha Jain. I won a bronze medal in ice skating championship, Telangana state.
in Ambulance Mall, Gurgaon, Delhi, NCR, and a silver medal in roller skating championship district level, Yusufgura Stadium, Yusufgura KBR Stadium, and got 2 certificates. This one is for roller skating and this one is for ice skating. टॉलीवुड अभिनेता आकाश पुरी ने मदीनागुड़ा में धूम मचा दी। मदीनागुड़ा के कल्याण तुलसी राम चेंबर्स में स्थापित एडवांस्ड ग्रो हेयर क्लिनिक की 8वीं शाखा का उद्घाटन किया गया। आकाश पुरी ने कहा है कि सुंदरता आत्मविश्वास को बढ़ाती है और यह प्रशंसनीय है कि दोगुनी सुंदर दिखने के लिए विभिन्न अत्याधुनिक सौंदर्य प्रसाधन उपलब्ध है। एडवांस्ड ग्रो हेयर क्लिनिक के प्रबंधक निदेशक जे शरण वेल ने कहा है कि बालों के विकास के उपचार के अलावा हम माइक्रो ब्लेडिंग, लिप माइक्रो पिगमेंटेशन, बरोनी लिफ्ट, एक्सटेंशन, लेजर थेरेपी जैसे कुछ प्रीमियम सौंदर्य उपचार भी प्रदान करते हैं। यह क्लिनिक हैदराबाद में पहला है। फ्रेंचाइजी पार्टनर अरविंदन जयकुमार और रागिनी रावी पाटी ने कहा है कि क्लिनिक हेयर रीग्रोथ ब्रांड एक अग्रणी अत्याधुनिक उन्नत हेयर रीग्रोथ सेवाओं के साथ नैदानिक और गैर नैदानिक उपचारों जैसे तकनीकी उपचार के माध्यम से बालों के विकास, परक्यूटेनियंस, FUE हेयर ट्रांसप्लांट, PRP ब्रो प्लस, लेजर हेयर थेरेपी, एडवांस्ड ग्रो हेयर कॉस्मेटिक है सिस्टम और पूर्ण UAS FDA स्वीकृत उन्नत सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। So today we are very happy that Akash is part of our wonderful inauguration of our 8th branch of Advanced Grow Hair Clinic. So here we do hair regrowth, and I'm very much thankful for Ragni and Arvind for taking this initiative to launch this first in Telangana state. And earlier they were in a business of haircut, now they are in a business of hair growth. And we are going to join with the doctors and surgeons, and we are going to start hair growing, and we want to make people to look young and good, and that's our major motive. And here Akash for us to support us to unlock. రాగిణి గారికి అరవింద్ గారికి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి నాకు ఇక్కడ పిలిచినందుకు. సో అడ్వాన్స్డ్ గ్రో హెయిర్ ఇవాళ ఓపెనింగ్ జరిగింది, అండ్ దిస్ 8th బ్రాంచ్ ఫస్ట్ ఇన్ తెలంగాణ. సో అండ్ నేను షాప్ అదే ఓపెనింగ్ చేశాను, అండ్ ఐ వెంట్ ఇన్ సైడ్ సా ద ఎక్విప్మెంట్ ఆల్సో, వరల్డ్ క్లాస్ ఎక్విప్మెంట్ ఉంది, అండ్ సర్ వాస్ టెలింగ్ మీ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ లైక్ వాట్ ఆల్ ఇస్ గోన్ హ్యాపెన్ హియర్ అని. సో ఐఎమ్ షూర్ దిస్ ఇస్ గోయిన్ బి అ వెరీ బిగ్ హిట్ సార్, అండ్ ఇంకా ఆల్ అక్రాస్ ద కంట్రీ షుడ్ హ్యావ్ ద బ్రాంచెస్. సో ఐ విష్ ద ఎంటైర్ టీమ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్, అని ఇక్కడ రావడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది, అండ్ ఎన్నో ఇయర్స్ సక్సెస్ఫుల్గా ఇది అవ్వాలి. Cost of hair, and we search for it. So please, once you come to the right place, get a consultation, like which stage you are into, what is the problem, so that you not to worry about in a later stage that you are losing your hair. So this place is completely equipped in such way that we have all the technology, and the doctors and surgeons are specialists in particularly hair regrowth. So we all here to support, and yes, the complete team is trained and professional team here. साइबर क्राइम के खिलाफ पुलिस कितनी भी मुहिम चला ले, कुछ में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। कम समय में अधिक पैसा कमाने की लालच में साइबर अपराधी व्हाट्सएप ऐप पर लिंक भेजकर निर्दोष लोगों को परेशान कर रहे हैं। लोगों को यह कहा जा रहा है कि अगर आप थोड़ा सा पैसा बचाएंगे तो आपको बड़ी रकम का लाभ मिलेगा। इस झांसे में आकर कई लोग साइबर अपराधियों की चुंगल में फंस रहे हैं। साइबर पुलिस का कहना है कि हाल ही में धोखाधड़ी की इस संख्या में इजाफा हुआ है। साइबराबाद अपराध पुलिस का कहना है कि अन्य साइबर अपराधों की तुलना में निवेश धोखाधड़ी में 200% की वृद्धि हुई है। अज्ञात लोगों को व्यक्तिगत जानकारी देना धोखाधड़ी का मुख्य कारण है। कर्मचारी, IT कर्मचारी और पेंशन भोगी भी अपराधियों के जाल में फंस रहे हैं। वे यह दिखाकर 5 लाख से करोड़ों तक का निवेश कर रहे हैं कि मुनाफा भारी कमाया जा सकता है। पुलिस का कहना है कि इसके बाद वे संपर्क काट रहे हैं। भले ही फ़ोन पर ऐसा प्रतीत हो कि ऐप्स में निवेश करके लाखों का मुनाफा हुआ है, लेकिन पुलिस का सुझाव है कि वह राशि बैंक खाते में जमा नहीं होती है।
परिवहन क्षेत्र में दलाल व एजेंट फर्जी दस्तावेजों से लाखों की लूट खसोट कर रहे हैं। वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए जरूरी बीमा प्रमाण पत्र हजारों की संख्या में दिए जा रहे हैं। वाहन के प्रकार के आधार पर बीमा की लागत 5 से 25 हजार के बीच होती है। इसीलिए ड्राइवर को यह उम्मीद दिखाकर फर्जी दस्तावेज दे रहे हैं कि उन्हें मूल दस्तावेज दिए जाएंगे। साइबराबाद पुलिस ने पिछले साल फर्जी वाहन बीमा दस्तावेज बेचने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया था और उनके पास से 1125 फर्जी दस्तावेज जब्त किए गए थे। पुलिस की निगरानी में कुछ समय के लिए अपनी गतिविधियां बंद करने वाले एजेंटों और दलालों ने हाल ही में फिर से अपनी दुकान खोल दी है। हाल ही में वे शहर के एक परिवहन विभाग के कार्यालय में 9 फर्जी बीमा दस्तावेज मिले थे। पता चला है कि इन्हें QR कोड और बार कोड से बनाया जा रहा है ताकि RTA अधिकारियों को शक न हो। वाटर बोर्ड ने ग्रेटर हैदराबाद में सीवेज की समस्या का समाधान करने पर ध्यान केंद्रित किया है। हालांकि अगर नियमित रूप से उत्पन्न होने वाली सीवेज के लिए STP है तो भी वे पर्याप्त नहीं है। नतीजतन सीवेज सीधे तालाबों और कीचड़ में मिल जाता है। हैदराबाद व सिकंदराबाद से प्रतिदिन 2000 मिलियन लीटर सीवेज का उत्पादन होता है। इस सीवेज पर प्रक्रिया करने के लिए 25 तक STP है। इनमें से मात्र 2000 मिलियन लीटर सीवेज पर प्रक्रिया पूरी हो पाती है, बल्कि सब कुछ सीधे तालाबों और कीचड़ में चला जाता है और प्रदूषित हो जाता है। इस पर 31 नए STP बनाने का निर्णय लिया गया है। देश में प्रत्यक्ष टैक्स कलेक्शन में जबरदस्त इजाफा हुआ है। आर्थिक संकट के बावजूद सरकार के खजाने में इजाफा हो रहा है। पिछले 6 महीने में प्रत्यक्ष टैक्स कलेक्शन 24% बढ़कर 8,98 करोड़ रुपए हो गया है। IT और STT जैसे व्यक्तिगत टैक्स कलेक्शन में 32% की वृद्धि हुई है। इस साल अप्रैल से इस साल की 8 तारीख तक केंद्र सरकार के खजाने में डायरेक्ट टैक्स के जरिए 8,98 करोड़ रुपए आए हैं। पिछले कुछ वर्ष की तुलना में 23.8% अधिक है। 53 लाख करोड़ रुपए की रिफंड राशि काटने के बाद भी शुद्ध डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 16.3% बढ़कर 7,45,000 करोड़ रुपए हो गया है। यह इस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में 14,20,000 करोड़ के लक्ष्य के 52.46% के बराबर है। IITM पुणे ने पहले से यहां जानने के लिए एक ऐप विकसित किया है कि बिजली कहां गिरती है। इस ऐप के जरिए हम आधे घंटे पहले ही जान सकते हैं कि 20 किलोमीटर के दायरे में बिजली कहां और किस समय गिरेगी। यह जानकारी उन लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन के रूप में आती है जिन्होंने ऐप डाउनलोड किया है। देश भर में हर साल 2000 से 2500 लोग बिजली गिरने से मारे जाते हैं। पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मौसम विज्ञान के अधिकारियों ने ऐसी तकनीक उपलब्ध कराई है जो इस आंधी की भविष्यवाणी पहले से कर सकती है। हालांकि इसे 4 साल से भी कम समय पहले लाइटनिंग ऐप 2018 के नाम से उपलब्ध कराया गया है, लेकिन वर्तमान में देश भर के विभिन्न शहरों में 83 स्थानों पर विशेष सेंसर लगाए गए हैं। ये IITM केंद्र से जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि यह एक ऐसी तकनीक है जो बता सकती है कि देश में बिजली कहां और कब आएगी। पेद्दा अंबरपेट आउटर रिंग रोड के पास चेक डैम में कल 2 युवक डूब गए। DRF और अब्दुल्लापुर मेट पुलिस ने देर रात तक तलाशी ली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने आज फिर तलाशी ली। 2 युवकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। हैदराबाद के बरकान शाहीन नगर के 4 युवक पेद्दा अंबरपेट चेक डैम से बह रही बाढ़ को देखने पहुंचे। अचानक पैर फिसलकर चारों बांध में गिर गए। सुफियान और वाजी नाम के युवक पानी के बीच बहाव में और बाढ़ में खो गए। अन्य 2 को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। हालांकि तलाश कल की गई थी, लेकिन अंधेरा होने के कारण आज सुबह तलाशी ली गई और 2 शव बरामद किए गए। पूर्व में भी यहां झरनों को देखने आए कई लोग पानी में गिरकर मर गए थे। इसीलिए पुलिस ने डेंजर जोन बनाकर सड़कें बंद कर दी है।
एलबी नगर में सड़क दुर्घटना हो गई। हस्तिनापुरम में बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना स्थल का मुआयना किया। मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। पुलिस ने मृतक की पहचान हरीश्वर चारी और मधु के रूप में की है। टॉलीवुड को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाले निर्देशक, टॉलीवुड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूबसूरत बनाने वाले निर्देशक जक्कन्ना राजमौली का आज जन्मदिन है। उन्होंने कहानी को सिल्वर स्क्रीन पर सुंदर और सार्थक तरीके से दिखाया है। फिल्म अभिनेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी है। स्टूडेंट नंबर 1 से लेकर RRR तक राजमौली ने कई सनसनीखेज फिल्मों का निर्देशन किया है। इस मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उन्हें बधाई दी है। जूनियर NTR, रामचरण, साई धर्म तेज, निर्देशक बॉबी, अजय देवगन, चिरंजीवी, वेंकटेश नागार्जुन, कई नायकों, निर्देशकों और प्रशंसकों ने उन्हें बधाई दी है। अजय देवगन ने ट्वीट किया है कि आपकी फिल्में सभी को पसंद आती है। आप भारत को गौरवान्वित कर रहे हैं। बेंगलुरु में 67वां फिल्म फेयर अवार्ड समारोह अनोखा रहा। पुष्पा की हवा इस बार फिल्म फेयर अवार्ड्स में नजर आई। पुष्पा ने 7 श्रेणियों में फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। टॉलीवुड आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन ने कहा है कि पुष्पा ने फिल्म फेयर पुरस्कारों में क्लीन स्वीप किया। बन्नी ने ट्वीट किया है कि पुष्पा ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ सिनेमाटोग्राफी, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार जीता है। इस अवसर पर मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। श्याम सिंह राय के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड पाने वाली नेचुरल ब्यूटी साई पल्लवी को लव स्टोरी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। इस सुंदरी ने एक ही समय में 2 पुरस्कारों के साथ रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये थे अब तक के ताज़ा समाचार। आगे के ताज़ा समाचारों के लिए देखते रहिए सिटी विजन लाइव।